हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा। आज की वीडियो BA 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। हिंदी पेपर 2 जो है आपको पढ़ना है 5th सेमेस्टर में, वो हमारा राष्ट्रीय काव्य है। तो हमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी का इस बार हमें वीरों का कैसा हो वसंत और साथ ही साथ झांसी की रानी को पढ़ना है। अब झांसी की रानी कविता तो आप सभी लोगों ने थोड़ी बहुत सुनी ही होगी। कोई कॉम्पिटिशन्स में सुनाता था, वीरस की कविता का पार्ट हो जाता था। ये कहीं आपने खुद भी सुना होगा। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी फिगर हैं जिनको सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से उनके बारे में आप थोड़ा सा और जानेंगे। और हमारे पहले तो हम राइटर को डिस्कस करेंगे, फिर हम एक एक पैरा डिस्कस करेंगे ना। मैंने पूरी पोएम को ले लिया है ताकि, और बीच बीच में स्टार्स पॉइंट कर दिए ताकि आपको पता चले कि ये पैरा यहीं तक था, ओके। क्योंकि बुक में बेसिकली थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया भी होता है। तो जिनके पास बुक नहीं है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो भी कंटेंट होता है वो बुक से ही होता है। तो आप सही लिखा है इस चीज़ का तो एकदम श्योर हो जाइए, है ना। उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि ऐसा नहीं कि AI से है या ऐसा कुछ, ठीक। तो हमारा बुक से कंटेंट रहता है। और हम थोड़ा सा, अब मैंने बता रखा है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में अपने पहले वीडियोज़ में भी। जब मैं वीरों का कैसा हो वसंत पढ़ा रही हूँ तो मैं फिर से इसे थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मे बी आप वो वीडियो नहीं वॉच किए हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये 1904 में इलाहाबाद में पैदा हुई थी। और जब ये 15 साल की थी तो उनकी शादी हो गई थी ना। नो नीड टू सरप्राइज बिकॉज वी नो कि उस टाइम चाइल्ड मैरिज चल रहा था। और उस वक्त जो थे, जब उनकी शादी हो गई तो जब वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी तो उस वक्त महात्मा गांधी पियोनर फिगर, समझ लो वी आर स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम, ठीक। तो महात्मा गांधी उस वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर हुआ करते थे। आपको पता है कितना सारा मूवमेंट उन्होंने लीड किया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को महात्मा गांधी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी लगी, जिसकी वजह से उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट आया, प्रभाव आया, जिसके कारण उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, ठीक है। जिसके बाद कई बार वो जेल भी जा चुकी हैं और उन्होंने पूरा जीवन अपना इसीलिए समर्पित कर दिया था, समझ में आया। तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ली और महात्मा गांधी ये बहुत ही इन्फ्लुएंस थी उनसे, ठीक है। और उसके बाद ये कई बार जेल भी जा चुकी हैं। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 पोएम को लिखा है, जो कि वीरों का कैसा हो वसंत। क्योंकि आपको पता है जब लड़ाई होती है तो लड़ाई, कहना कि नॉन वायलेंस अच्छी बात है, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो नॉन वायलेंस सही लगता है। लेकिन जब हमारे ही देश में आके कोई हम पे ही कब्जा करके हमें ताड़ना करने लगता है, हमारे साथ जब गलत करने लगता है, तो प्रतिकार ज़रूरी है ना। तो जो वीर आज भी है और तब भी यही था कि जब हमारे देश पे कोई भी आक्रमण करता था या कोई राजा किसी राज्य को हथिया लेता था तो लड़ाई होती ही थी, चाहे भले ही सामने वाला हार जाए, लेकिन कोई सर नहीं झुकाना चाहता था, समझ रहे हो। तो और आज का जो समय है वो हम दूसरी कंट्री से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बॉर्डर पे हमारे BSF हैं, CISF हैं, CRPF हैं, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें BSF जो होते हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, आपको पता होगा। तो आज वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली वो उन्हीं वॉरियर जो युद्ध में लड़ने जा रहे हैं और इन सब से वो प्रश्न करती हैं कि वीरों का जो स्प्रिंग सीजन है, जो वसंत है, वो कैसा होता। और वीरों का वसंत सिर्फ वसंत को डिनोट नहीं कर रहा है, वो हर एक इवेंट बता रहा है लाइफ में कि कैसे एक सैनिक अपनी फैमिली को छोड़ के जब बाहर जाता है तो उसकी लाइफ कैसी होती है, उस पर चर्चा की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी झांसी की रानी है जिसको हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हो उनकी फेमस रचनाएं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड बाय योर ओन। अब हम वीरों का वसंत पढ़ रखे हैं तो हम नेक्स्ट आएंगे झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। देखो, रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ जब हम एक और फिगर को देखेंगे तो लोग कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की एक हमशक्ल भी थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा अभी, और वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह लगती थी। तो इनकी प्लेस पे कभी कभार वो भी काम की हैं। और मेरे सर तो ये भी बता रहे थे कि जब हम उस एरिया में जाते हैं तो उनका भी एक मूर्ति स्टैचू बना हुआ है। सो दीज आर थिंग्स जो कि हम कई बार स्किप कर जाते हैं।
तो अगर आपको इसमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में ज़रूर रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा क्यूरियस टाइप बच्चे हैं जिसको लगता है कि हाँ अगर आपको पास होना है तो चलिए मैं आगे पढ़ा देती हूँ चलिए झांसी की रानी हम समझेंगे। तो आप देख सकते हैं सिंहासन से लेके वाली रानी थी, वो तो हुबलड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये एक पैरा है। फिर दूसरे स्टार में दूसरा पैरा देखा, ताकि मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मुझे लगा कि ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। चलो शुरू करते हैं हम। तो संदर्भ में आप लोग लिख सकते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी से ली गई हैं, और इस पद में जो कवित्री है वो 1857 के टाइम पीरियड को डिस्कस करती हैं, उसका वर्णन करती हैं जब भारतवासियों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या था, आक्रोश था। ठीक है, सो देखो मुझे याद आ गया नाम, जो उस पर्सन का नाम था वो था झलकारी बाई। ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखती थी, झलकारी बाई, आई एम सो सॉरी, झलकारी बाई। ठीक है, और लोग कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो 22 नवंबर 1830 में हुआ था। अब ये छोड़ के जब अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला कि जो हमारी राइटर हैं, जो हमारी पोएट हैं, वो क्या बोल रही हैं, वो उस टाइम पीरियड की बात कर रही हैं जब 1857 था। अब जिसको 1857 समझते हुए अगर उसके दिमाग में कुछ क्लिक करा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 1857 मंगल पांडे रिवॉल्ट हुआ था इसमें। ठीक है, जो हिस्ट्री के बच्चे हैं नहीं है उससे मतलब नहीं है, दिस इज़ बेसिक जीके। ओके, तो 1857 में हमारी कंट्री में हमें मंगल पांडे रिवॉल्ट हुआ था। ठीक, तो उस टाइम पीरियड की बात की जा रही है जब भारतवासियों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, आक्रोश था। सभी भारतवासी क्या करना चाहते थे, इस जंजाल से मुक्त होना चाहते थे, इस जंजीर से मुक्त होना चाहते थे, और क्रांति के प्रमुख नेतृत्व में झांसी की रानी का स्थान सबसे ऊपर देखा जाता है। आपको भी पता है झांसी की रानी, मणिकर्णिका मूवी आई है, कंगना रनौत ने परफॉर्म किया है, मैंने पूरी मूवी देखी, इट्स वंडरफुल मूवी। ठीक है, आई रिकमेंड यू, जिसको नहीं अच्छा लगता टेक्स्ट में कुछ भी पढ़ना, यू कैन गो थ्रू द मूवीज़, इट इज़ वंडरफुल मूवी। ओके, तो इस फर्स्ट पैरा में क्या कह रहे हैं, अब ये मेन चलते हैं, व्याख्या पे चलते हैं। हिंदुस्तान में जब आज़ादी की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई है, 1857 मंगल पांडे रिवॉल्ट की इन्फॉर्मेशन दी है, तो देश के राजाओं में कुछ हलचल थी। ठीक है, उनके सिंहासन हिल गए थे, राजाओं के समूह अंग्रेज़ों पर क्रुद्ध हो गए थे, सारे के सारे एक हो गए थे, और गुलामी के कारण जो हमारा जो भारत है वो नए जोश में आ गया था। यानी गुलामी के कारण जो बूढ़ा भारत हो गया था वो अब नया जोश पैदा हो गया है उसमें। सभी भारतवासियों को अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल समझ में आ रहा है कि आज़ादी की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, वे समझ गए थे कि आज़ादी क्या है, अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासक को भारत से फेंकने का डिसीजन लिया। हिंदुस्तान के राजाओं की पुरानी जो तलवारें थी, जो जंग लग गई थी, वो 1857 में क्या हो गई, चमक उठी, है ना, क्योंकि उतने समय से यूज़ नहीं हुआ था, कोई अपनी तलवारों को म्यान में रख के सब छोड़ गए थे, अब उस तलवार को निकाल के वो लोग जो है चमका रहे हैं, क्योंकि अब हमें लड़ाई प्रारंभ करनी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। ये रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जो बखान है वो बुंदेलखंड के हर किसी के मुँह से सुनने को मिलता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट हम पैराग्राफ पे चलते हैं। कानपुर के नाना की, तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहेब की मुँहबोली बहन थी। सुंदर और चंचल होने के कारण उनका नाम क्या था, छबीली। ठीक है, वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ पढ़ती थी, उनके साथ खेलती भी थी। उन्हें हथियार से प्रेम था। बर्छी, कटार, तलवार को वो अपनी सहेली मानती थी, और बचपन में ही उन्होंने वीर शिवाजी महाराज के किस्से सुने थे। कवित्री कहती हैं कि हमें हर एक जन के मुंह से, इन बुंदेलखंड के वासियों के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई कैसे वीर पुरुषों की भांति लड़ती हैं उसकी कहानी सुनी थी, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, लक्ष्मी थी या वह दुर्गा थी। अब इसमें वो कहना चाहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई साक्षात वीरता की अवतार थी। ऐसा लगता है मानो वो लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं। लक्ष्मीबाई की तलवार के प्रहार देखकर मराठे वीर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते थे।
युद्ध खेलना, समूह बनाकर शत्रु सेना को हराना, किले तोड़ना, शिकार खेलना उनके अत्यंत प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की पूज्य देवी थी। तो जैसे अगर आपने शिवाजी रिलेटेड कोई मूवी देखी हो तो वो जय भवानी कहते हैं ना। और आई हैव बीन द पार्ट टू वॉच द रियल थिएटर परफॉर्मिंग। वो थिएटर नहीं जो हम बैठ के टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, रियल थिएटर दैट वाज परफॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। दिल्ली से वो लोग आए थे। वंडरफुल वंडरफुल। मैं एकदम आई वाज सिटिंग वेरी क्लोज टू देम एंड मैं इतना क्लोज बैठी थी और मैं लिटरली सबकी आंखों में आंसू आते हुए भी देख सकती थी। मतलब जो सीन था कि कैसे गाय को काट के उसका खून छिड़का जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें मंदिरों में हो रही हैं, लोग की शिखाएँ काट रहे हैं और मंदिर तोड़े जा रहे, इतनी सब चीज़ों में। और शिवाजी जो मेन कैरेक्टर थे, और नॉट ओनली शिवाजी, एवरीवन। तो जैसे ही ये सुन के अपनी एक आंखें बंद करते हैं और जैसे ही ओपन करते हैं, लिटरली उसमें पूरे आंसू भर जाते हैं। मेरे को तो मैं एकदम खो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पहुंच गई हूँ लिटरली। एंड मतलब मैं अभी भी मैं उसको सोचती हूँ ना, मुझे गूज बम्स आते हैं, मुझे लगता है वाओ। ऐसा लगता है कि फिर से आए वो दिल्ली स्कूल वाले जो परफॉर्म करते हैं, पूरे आर्टिस्ट एकदम दे आर लाइक मंझे रंझे। मेरी मैम कहती थी हमेशा मंझे कलाकार, तो वैसे ही मंझे हुए कलाकार थे। मतलब एवरी थिंग इज़ परफेक्ट। सो दैट इज़ कॉल्ड अ रियल थिएटर, बिकॉज नाउ डेज थिएटर हैज़ चेंज्ड। बट रियल थिएटर वही होता है जो ड्रामा परफॉर्म होता है ना। आज वो स्क्रीन पे होने लगा है जिसको आप पे करके देखते हो। उस टाइम पीरियड पे ऐसे ही रोड पे इज़ अ काइंड ऑफ नुक्कड़ टाइप, बट नाउ डेज इट इज़ एक्चुअली एट इट्स पीक रियल थिएटर था वो। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट मैं उस दिन एब्सेंट नहीं थी। या आई वॉज देयर। वैसे मैं डेली भी जाती हूँ। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हम लक्ष्मीबाई को, उनकी जो पूज्य देवी थी वो कौन थी? कुलदेवी भवानी, जय भवानी जो लोग बोलते हैं, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा। तो फिर वही लास्ट की लाइन देखो, लास्ट की लाइन यही है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उसी में बोल रहे हैं कि हमने ये जो बात है ये वहाँ के बुंदेलखंड के प्रत्येक जन से सुनी है। अब हुई वीरता से देखेंगे। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं कि वीरता की साक्षात मूर्ति थी रानी लक्ष्मीबाई। धन संपत्ति से भरी रानी लक्ष्मीबाई की जो सगाई हुई थी, उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था और वे झांसी में रानी बनकर गई थी। ठीक है, तो वो झांसी की रानी, उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बज उठी और खुशियाँ छलक गईं। बुंदेलखंड के वीरों की समान रानी झांसी आई। गंगाधर राव का रानी के साथ मिलन उसी प्रकार प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार चित्रा को अर्जुन मिले हुए थे तथा शिव को भवानी मिले हुए थे। तो यहाँ पे कैसे उन दोनों का मेल दिखाई दे रहा है, वो हमें दो एग्जाम्पल देते हैं। शिव के साथ पार्वती का एग्जाम्पल और अर्जुन के साथ चित्रा का एग्जाम्पल लिया गया। ठीक है, कवित्री फिर कहती हैं कि हमने इनकी कहानी बुंदेलखंड के प्रत्येक लोगों से सुनी है कि वो पुरुषों की भांति वीरता से लड़ती थी। अब उदित हुए से देखेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें वो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के झांसी में आने पर राजमहल का सौभाग्य जग गया था। राजमहल में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, किंतु समय की गति से महल की खुशियाँ देखी नहीं गई। तो अब समय के साथ साथ धीरे धीरे मुसीबतों के बादल गिर रहे। बाढ़ चलने वाले हाथों में कब चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। प्रस्तुत इसी नियम के कारण तीर चलाने वाले रानी के हाथों में चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी, तो रानी के जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। अत्यंत दुख की बात है कि विधाता को भी उन पर दया नहीं आई। ये बोल रहे हैं, उनकी मनोदशा दर्शा रहे हैं कि राजा गंगाधर बिना संतान के ही मर गए। राजा की मृत्यु के कारण रानी शोक सागर में डूब गई। कवित्री कहती हैं, फिर से वही कहती है कि हमने उनकी कहानी, उनकी वीरता के किस्से बुंदेलखंड से सुने। तो अब देखो, इस पोइट्री के माध्यम से मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी पास्ट के लोगों के बारे में जानने में, लेकिन आप इंटरेस्टेड भी हो, लेकिन आप नहीं उतना बुक रीड करते, आपसे नहीं हो पाता, आप नहीं पढ़ना चाहते, आपको बस आ जाना चाहिए, तो रीड पोइट्री, अदरवाइज वॉच मूवी। द बेस्ट वे टू लर्न एवरीथिंग। अब जैसे आपको नाम पता चला उनके हस्बैंड का, फिर पता चला कि वो मर गए थे, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे, तो ये सब चीज़ें आपको पता चली नहीं, यही सब चीज़ें टेक्सचुअल फॉर्म में लिखी रहती हैं, है ना। वेल आई रियली थिंक दैट बुक नीड्स टू
बी इंटरेस्टिंग। जैसे हम भी बुक्स पढ़ते हैं, ऑफकोर्स हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं, तो जब भी मैं इंग्लिश की बुक उठाती हूँ इट्स लाइक एक तरीके से सारी बुक में लिखा रहता है, नो हेडिंग एंड ऑल, एकदम धड़ाधड़ पेजेस में लिखे होते हैं और सब एक तरह का लगता है। तो जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमारी बुक्स कितनी कलरफुल होती हैं या इमेजेस होते हैं, इस रीज़न से, इमेज की वजह से हम कैची हो जाता है चीज़ें और हमें याद रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बुक्स में ये सब चीज़ें नहीं पाते हैं, इस रीज़न से बच्चों को और डिफ़िकल्टी होती है। तो फॉर इट्स माई ओन ओपिनियन, मे बी आप अलग सोचते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स में भी थोड़ा सा इनोवेशन ज़रूरी है ताकि लोग बोर ना हो। ठीक है, सो आई हैव रेड अ बुक अबाउट विवेकानंद। ठीक है, उस विवेकानंद वाली बुक जो मैंने ली थी, आई डोंट नो हु इज़ द राइटर, वो ऐसा लग रहा था ना कि वो पूरा कार्टून है, मतलब उस फॉर्मेट में बनाया गया था और सारी इन्फॉर्मेशन बुक की तरह लिखी थी। विवेकानंद की पिक्चर, उस आश्रम की पिक्चर, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बुक नहीं है, ऐसा लग रहा था कि कोई मैं सुंदर सी मैगज़ीन उठा रही हूँ या सुंदर सी ऐसी छोटे बच्चों वाली कॉपी उठा रही हूँ। इतनी ब्यूटीफुल थी और मुझे लिटरली मैंने एक बार में बैठ के वो मोटी सी बुक को पढ़ लिया, लाइब्रेरी में बैठ के फटाफट पढ़ ली। तो आपको इससे क्या समझ में आता है कि बुक की वजह से भी इंसान का उसका भी सेंस जो होता है वो अप डाउन करता है, उसको अच्छा भी लग सकता है, उसको बुरा भी लग सकता है। हालांकि आई वॉन्ट टू नो अबाउट विवेकानंद बिकॉज ही एक्चुअली इज़ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, ही इज़ ऑल राउंड फेमस अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो मैंने सोचा पढ़ते हैं, और वो बुक जैसे ही मैंने ओपन की इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड हेंस आई वॉन्ट एवरी बुक टू बी लाइक दैट। ओके, चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब तो उनके पति भी मर गए, उनके पास बच्चा भी नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है। बुझा दी झांसी का जब तब, अब देखो, झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तब अंग्रेज शासक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। डलहौजी, ठीक है, अंग्रेजी शासक का नाम क्या है, डलहौजी। उसने अनुभव किया कि हाँ, झांसी को हड़प लेते हैं, अंग्रेजी राज में मिला लेंगे, ये एक अच्छा अवसर है। अब इनके पति तो मर चुके हैं, राजा है नहीं, ये क्या ही कर लेंगी। पर वो भूल गए थे कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। उन्होंने तुरंत अपनी फ़ौज भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। अंग्रेज शासक लवारिस झांसी के उत्तराधिकारी बनकर बैठ गए। रानी ने आंसुओं भरी आंखों से देखा कि अब झांसी सुनसान पड़ी है और उजड़ रही है। हमने यह कहानी, फिर से वही सेम चीज़ कि हमने इनकी कहानी बुंदेलखंड के प्रत्येक घर से, अब आपको मेन चीज़ जो है अब फाइनली पता चलेगा, अनुनय विनय, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि झांसी पर अधिकार न करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लॉर्ड डलहौजी से अनेक तरह से निवेदन किए, परंतु सब बेकार था, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक मर जाता है। तो ये सोची कि चलो एक बार समझा के देखते हैं। जब नहीं माने, यह अंग्रेज की चाल ही थी कि जो भारत में व्यापार करने और दया भीख मांग रहे थे, वो व्यापार करते करते भारत के राजाओं से व्यापार करने का प्रार्थना कर रहे थे, वही आज डलहौजी के नेतृत्व में धीरे धीरे शासन का विस्तार कर रहे हैं। तो देखो, इंडिया का एक पॉजिटिव है तो यही सेम चीज़ नेगेटिव भी है कि इंडिया बहुत ही काइंड कंट्री है। मैंने इतनी सारी कंट्रीज़ को इंडिया ऐसे ऐसे कंट्री की हेल्प कर रखा है जो इंडिया को भी पता है कि ये हमारे दुश्मन है, एक दिन हमें डसेंगे ज़रूर। वो वही स्नेक है जो एक ना एक दिन कितना भी दूध पिला लो डसता है, लेकिन वो उसको खाना भेज रहा है उस वॉर में। और हमें कहीं ना कहीं पता भी है कि ये हमें नहीं हेल्प किया था, हमारे खिलाफ अटैक किया था, ये अपने वेपन्स भेज रहा है, अपने एयरप्लेन्स भेज रहा है हमारे खिलाफ, तब भी इंडिया वहाँ पे खाना पहुँचा रही है। सो इंडिया इज़ एक्चुअली वेरी काइंड कंट्री। बट यही सेम चीज़ है कि इस दया का हमेशा फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका मोटो ये नहीं था कि वो कॉलोनी बनाए, उसका मोटो था ट्रेड करे। लेकिन जब ये देखी कितना समृद्ध देश है भारत, तो उसके मन में लालच आ गया और फिर वो पहले राजाओं को पकड़ी, लोगों को तोड़ना चालू की, राजाओं को, कुछ लालची राजा जो इस बात में आ जाते थे उनको पकड़ पकड़ के कॉलोनी बना के फिर ऐसा किया। तो वही बोला जा रहा है कि वो अंग्रेज की चाल ही तो थी कि भारत में व्यापार करने आए थे, दया मांगने आए थे, भारत के राजाओं से व्यवहार करके वही डलहौजी के नेतृत्व में अपने शासन का विस्तार कर रहे हैं। अब तो सारी परिस्थितियाँ ही उनके अनुकूल हो गई हैं, हर जगह वो अपने शासन लगा रहे हैं। जिन राजाओं और नवाबों ने अंग्रेज दया की भीख मान रहे थे, आज उन्हें सोचो, तुम इमेजिन कर लो, मुझे अंदर से इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके हमारे बेचारे गरीब लोगों को रेंट पे करना पड़ता था, अनाज देना पड़ता था, उनके अकॉर्डिंग नील उगानी पड़ती थी। इमेजिन, मतलब ये तो वही हो गया ना, तुम्हारे घर में कोई घुस आया और कह रहा है कि ये मेरा घर है, चलो तुम मेरे नौकर, तुम काम करो। इमेजिन।
और फिर भी इतने मुझे बहुत ही आश्चर्य लग रहा है कि इतना लंबा टाइम से हम लोग गुलाम रहे, 190 प्लस 200 हम लोग ऐसा बोलते हैं, और इतने 200 साल से हम जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, तो क्यों नहीं ये जब ये सब करना शुरू किए तभी थोड़ा प्रतिकार किए होते, तो इतना लंबा साल ताड़ना नहीं झेलनी पड़ती। इमेजिन, जब भी मैं पुराने लगान जैसी मूवीज़ देखती हूँ या कोई ऐसी मूवी देखती हूँ जिसमें लैंडलॉर्ड क्या कर रहे हैं, या लॉर्ड का सिस्टम ही वहीं से आया है। लॉर्ड एक, पता है, लॉर्ड एक पोजीशन होती है ना। और जब हम पढ़ते हैं सर्फ एंड लॉस्ट, जैसे हम फ्यूडलिस्टिक सिस्टम बोलते हैं, उसमें यही होता है। तो हमारे जब अंग्रेज आते हैं तो वो लैंडलॉर्ड्स को पकड़ते हैं, जिस तरीके से वो पूरा सिस्टम बैठाते हैं। आई रियली फील बैड, मुझे वो मूवी देख के इतना बुरा लगता है। एंड रियल लाइफ में जो लोग सहे होंगे उनके साथ क्या होता होगा, इमेजिन। सो आज के ज़माने में अच्छी मूवीज़ बहुत कम बन रही हैं। पहले का जो भी मूवी है रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस, दैट वाज वंडरफुल, राइट। खैर, हम आगे पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा लंबी पोएम है। जिन राजा और नवाबों से अंग्रेज दया की भीख मांग रहे थे, आज उन्हीं को पैरों से ठुकरा रहे हैं। ठीक है। भारत आने पर जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई जैसी महारानी, राजाओं और शासकों के हुक्म मानते थे, आज उनकी सेविकाएं हैं वो लोग। कवित्री कहती हैं कि यह कहानी फिर वही सेम चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन पे चलते हैं, चीनी राजधानी दिल्ली की। अब देखो, ये कहते हैं अंग्रेजों ने भारत की राजधानी दिल्ली को छीन लिया और उस पर अपना अधिकार लिया। उन्होंने लखनऊ को बड़ी आसानी से जीत लिया, बिठूर के पेशवा बाजीराव को जेल में बंद कर दिया तथा नागपुर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों की सेनाओं के समान उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि राजाओं की क्या ताकत थी। अर्थात इन सभी प्रांतों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। उधर सिंध, पंजाब और बर्मा आदि प्रांतों को भी ख़त्म कर दिया, पतन हो गया। ऐसी ही कहानी बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की भी थी। मतलब इतना ये लोग फैल गए थे। अर्थात ये सभी राज्य अंग्रेजों द्वारा जीते जा चुके थे। कवित्री कहती हैं यही सेम चीज़ कि हमने इनकी कहानी सुनी है बुंदेलखंड के लोगों की ज़ुबानी। चलो हम रानी रोई रिनवासों में। अब देखो, अंग्रेजों के द्वारा झांसी पर कब्जा कर लेने के कारण रानी अपने रिनवास में दुखी थी। नवाबों की पत्नियां दुख से परेशान थी क्योंकि उन्होंने बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाज़ारों से सरेआम सबके सामने बिक रहे थे। अंग्रेज अखबारों में बोली लगाकर गहनों के बेचने की खबर सबको पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवर, गहने, लखनऊ के बहुमूल्य हार आदि की नीलामी हो रही थी। जो गहने रानियों तथा बेगमों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, वो दूसरों के हाथ में अंग्रेजों द्वारा बिक रहे हैं। यह कहानी फिर वही सेम चीज़, यह कहानी हम लोगों ने सबके मुंह से सुनी थी। अब यहाँ से देखो, कुटिया में भी विषम वेदना। अब अंग्रेजों के शासनकाल में एक और गरीब जनता यहाँ कठिन मुसीबतों में दिन बिता रही थी, वहीं दूसरी ओर महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमज़ोर भले ही थे, पर उनके मन में अपने पूर्वजों का कूट कर गर्व भरा था। नाना धुधु पंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर चंचल स्वभाव वाली लक्ष्मीबाई महल तथा राज्यों की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जगा रही थी। यानी यहाँ वो विमेंस को भी तैयार कर रही हैं। विमेन एम्पावरमेंट तो यहीं पे दिखता है। अर्थात स्त्रियों को युद्ध करने की उनको शिक्षा दे रही हैं, शामिल कर रही हैं उन्हें भी। देवी दुर्गा को आवाहन करने के लिए यज्ञ प्रारंभ हुए यज्ञ के माध्यम से देशवासियों को अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का पुनः एहसास हुआ। दिलाने की ज्योति जलानी थी, इसलिए वो यज्ञ करवाती हैं। और फिर देखना, महलों ने दी यहाँ से, क्योंकि फिर वही सेम चीज़ है कि हमने कहानी बुंदेलखंड के हर एक व्यक्ति से सुनी है कि वो वीरों के भांति लड़ी थी। अब फाइनली रानी लक्ष्मीबाई इज़ रेडी टू फाइट। महलों में रहने वाले राजाओं ने आज़ादी रूपी आग को जलाया, जिसकी लपटें को गरीब तथा निर्धन लोगों के सुलगाने का कार्य किया। सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की चिंगारी भारतीय जनमानस के हृदय की भावना थी। अर्थात आज़ादी प्राप्त करने का जुनून, जोश देशवासियों में भरा हुआ था, उनके हृदय में भरा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी तो लखनऊ में यह जोश आग की तरह फैल रही थी।
मेरठ, पटना, कानपुर में आज़ादी प्राप्त करने के लिए सबके दिलों में जो है आग थी। जबलपुर और कोल्हापुर में लोगों को यह बात भरनी थी, अर्थात उन्हें प्रेरित करना था। यह कहानी अब धीरे धीरे ये चीज़ फैल रही है कि एक जगह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सबको पता है, तो डिफरेंट राज्य जो इनके अंडर में आता है वो सब एक तरफ से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब वो कहते हैं नेक्स्ट में इन स्वतंत्रता वाला लाइन देखिएगा, इस देश की आज़ादी रूपी इस महायज्ञ में श्रेष्ठ वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। उनमें नाना धुदुपंत, तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के इतिहास में आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा चमकता रहेगा। अंग्रेजी उनकी कुर्बानी, त्याग और बलिदान को जुर्म कहते हैं। यह कहानी हमने बेसिकली, अब देखो, अब मैं यही चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अभी जो मैंने स्पेसिफिक नाम लिए, आपको उनमें से किसी का भी नाम ढंग से याद नहीं होगा। यही रीज़न है कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो छोटा है, उसको हर एक हिस्ट्री का ज्ञान दे। क्योंकि देखो, हिस्ट्री आपको नहीं पसंद एज अ टेक्स्ट, आप समझ में आता है, लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं, जैसे मैं ही आपको बता रही हूँ, मेरा लिटरेचर है, ठीक है, तो हम पूरा ब्रिटिश पूरा इंग्लैंड की हिस्ट्री, इंग्लैंड में कितने राजा थे, इतनी पूरी डीप में पढ़ते हैं। लिटरली मैंने अपने सर से पूछा कि सर व्हाट द हेल इज़ दिस। हमको अपना इंडियन लिटरेचर भी तो सिलेबस में होना चाहिए। हमारे इंडियन लिटरेचर में 2-3 राइटर्स हैं, है ना, और भरा पड़ा है, और पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है उनका। क्यों ना हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लें, वो ज़्यादा बेटर होगा ना। हम ब्रिटिश लिटरेचर क्यों पढ़ें? समझ में आता है कि ठीक है, आपके यहाँ से कुछ अगर ओरिजिन हुआ है, बहुत सारी मशीन्स इन्वेंट हुए हैं, उधर ही पहले आया है चीज़ें, तो रिस्पेक्ट कर रही हूँ मैं। अगर इन्वेंशंस हुए हैं, मुझे समझ में भी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिटरेचर को छपने में प्रिंटिंग प्रेस जब आया, इलेक्ट्रिसिटी का भी रोल है ड्रामा में, तो हमें मेजर वेस्टर्न राइटर्स को पढ़ना ही पड़ता है ना, जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस। बट दैट डजंट मीन कि हम उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ें कि कौन राजा आया, एंड उनके राज्य में कैसे डिवीज़न हुआ, कैसे वो, अब ब्रिटेन अलग है, इंग्लैंड अलग है, यूके क्या क्या अलग है, ये सब हम क्यों पढ़े भाई? हम अपने इंडिया को पढ़ते हैं कि कैसे इंडिया में इंग्लिश फ्लरिश हुआ, है ना। लेकिन नहीं, अभी भी इंग्लिश को तो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फ्रीडम की भी ज़रूरत है। जैसे लोग जो रिसर्च वगैरह करते हैं, तो बहुत ही बाधित लगता है मुझे। जैसे अगर आप इंडियन राइटर्स को स्टडी कर रहे हो तो समझ में आता है। जैसे मेरी एक टीचर थी, फीमेल टीचर, वो आई डोंट नो, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर करके कोई राइटर है, महेश दत्तानी, हाँ महेश दत्तानी, उनकी बहुत ही फ़ैन थी, उन्होंने उन पर रिसर्च किया। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई कहे कि यू नो देयर आर स्पेसिफिक रीजंस, जो कि जैसे आप कभी भी रिसर्च करते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, तो आपको किसी न किसी राइटर को चूज़ करना पड़ता है, तो इसमें भी इंसान थोड़ा सा बच जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च करने के टाइम पीरियड पे राइटर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अपने आप में ही काशी के घाट बहुत फेमस हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उनको हम लोग से ज़्यादा पता होता है, सच बता रही हूँ। और जो टूर गाइड होते हैं वो उनको पूरी हिस्ट्री बताते हैं, उनको हम लोग से ज़्यादा पता है। हम लोग जब विज़िट करते हैं तो हम लोग को बस वो नज़ारा दिखता है, बट रियल में उसकी हिस्ट्री क्या है ये हम नहीं जानते। तो अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा उस पर करना चाहे ना रिसर्च, तो उसको कोई ना कोई राइटर पिक करने होंगे, बिना राइटर के वो काम नहीं करेगा। दिस इज़ ऑल्सो आई फील अ ड्रॉबैक। मे बी मुझसे ज़्यादा कोई विद्वान हो जिसको लगता हो कि ये सब पागल है, ये क्या लड़की बोल रही है, तो देखो आपकी अपनी ओपिनियन है, एंड अगर आपको बुरा लगता है आई अपोलोजाइज, बट दैट्स माई ओन ओपिनियन, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट, राइट। खैर, ये मैं क्या बीच बीच में आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, आप लोग भी कहेंगे कि ये मैम क्यों इतना प्रवचन दे रही हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इनकी गाथा, ठीक है। एक्चुअली देखो, मैं बीच में ये सब चीज़ें बताती हूँ इसलिए ना, क्योंकि देखो एजुकेशन का मतलब आपके अंदर मोरल वैल्यू का डेवलप करना, साथ ही साथ अपने ओन कॉन्सेप्ट एंड ओपिनियन का भी फॉर्मुलेशन करना होता है। क्या पता आप ही लोग कल को जाके इस चीज़ पे लेके एक बड़े लेवल पे डिबेट करो, है ना, एक नेशनल लेवल मुद्दा बनाओ इस चीज़ को, कि हमारे पूरे एक ऐसे इंग्लिश के सिलेबस को, हिंदी के सिलेबस को, हिंदी तो समझ लो समझ में भी आता है, लेकिन इंग्लिश के सिलेबस को बहुत ज़्यादा नीड है इसको चेंज करने की। तो और अगर आपको लगता है हिस्ट्री का भी नीड है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे बात हो सकती है। और अभी तो बहुत ही क्लैश भी चल रहा है, इन्हीं सब रीजंस पे रिसर्च भी हो रहे हैं ऑल। तो या
बट लिटरेचर इज़ सम काइंड ऑफ टेक्सचुअल थिंग। जैसे अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो वो कर सकते हैं ना, रिसर्च कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, इन सब से अपना रिसर्च करते हैं। तो दे आर सम काइंड के वो बाहर निकलते हैं और वो काम करते हैं। लेकिन लिटरेचर का बच्चा बुक ही बुक में रह जाता है, एंड आई रियली फील बैड फॉर दिस, आई रियली फील बैड फॉर दिस। खैर अब मैं लिटरली आगे मैं बढ़ जाती हूँ, वरना सारे ना बोलेंगे ये मैम क्यों चुप नहीं रह रही, वैसे भी लंबी पोइट्री है। तो देखो, हम भारतवासियों उन राज्यों की बात छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के समान घुटने दिए। आओ झांसी के मैदान में चलो, यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के भांति लड़ रही हैं, सैनिक बनकर खड़ी हैं, पुरुषों के भांति खड़ी हैं और पुरुषों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में है। लेफ्टिनेंट वॉकर अपने सैनिक को लेकर झांसी के युद्ध में जा रहा था तो रानी ने उन्हें युद्ध करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। उसके बाद आसमानी योद्धाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में लेफ्टिनेंट वॉकर हार कर भाग गया। रानी की वीरता देख के सभी लोग चकित रह गए कि अरे ये इतनी महान योद्धा कैसे हैं, क्योंकि इनको तो लगा कि भाई एक औरत है, क्या ही कर लेगी। विजय मिली, रानी बड़ी कालपी आई। वॉकर को हराने वाली रानी लक्ष्मीबाई 100 मील का सफ़र तय करके कालपी आ गई। अब वो कालपी एरिया में जाती हैं और वहाँ का घोड़ा थककर धरती पर गिर गया और तुरंत मर गया। ओ माय गॉड। जो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था वो इतना थक गया और वो धरती पर गिरकर मर गया। उधर यमुना के तट पर अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गए। रानी विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के दोस्त थे। उन्होंने रानी की वीरता से डरकर अपनी राजधानी छोड़ दी तथा भागकर खड़े हो गए। यह कहानी हमने हर बुंदेलखंड के वासियों के मुँह से सुनी है। तो वहाँ का राजा इनसे डर के भाग गया, जो कि अंग्रेज का दोस्त भी था। ठीक है, यही दोस्ती राजाओं की हम लोगों को ले डूबी है, लिटरली बता रही हूँ। विजय मिली। देखो, रानी की विजय तो अवश्य हुई, परंतु दोबारा अंग्रेजों की सेना को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहे थे। वो तो भाग गया, अब जनरल स्मिथ है। वह एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उसकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा भी आईं। उन दोनों वीरांगनाओं ने युद्ध के मैदान में भारी मारकाट मचाई, परंतु दूसरी तरफ से दूसरा जनरल का नाम है ह्यूरोज, अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। ह्यूरोज हाय रानी लक्ष्मीबाई स्मिथ और ह्यूरोज के बीच घिर गई। ये हमने कहानी हर बोलो के यानी अब वो बेसिकली ना 2 लोग आ गए और 3 फीमेल लीड को आपने सुना और तीनों लोग लड़ रहे थे। साथ ही साथ ह्यूरोज आ गए और स्मिथ आ गए, उनको घेर लिया। अब देखो क्या होगा। तो भी रानी, यद्यपि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो ह्यूरोज और स्मिथ की सेनाओं से घिर गई, फिर भी वो अपने सामने सेना को चीरती हुई, मारकाट मचाती हुई सेना के पास पहुंच गई। किंतु सामने एक नाला आ गया। रानी का घोड़ा नया था, इसलिए नाले को पार करने में वह अड़ गया। इतने में रानी का पीछा करते हुए अंग्रेजी सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते रहे। शेरनी सी घायल होकर गिर गई रानी लक्ष्मीबाई, जिससे उस वीर गति को प्राप्त हो गई। हमने यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी है। तो यानी अब वो इतनी घायल हो गई थी और फिर वो गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई से देखिएगा, रानी का स्वर्गवास हो गया, यह वीरता को प्राप्त हो गया। उनके शरीर के लिए चिता सजाना ही उनके दिव्य सवारी थी, अर्थात उस चिता पर लिटा दिया गया। तेजस्विनी रानी तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि यह उस तेज की सच्ची अधिकारिणी थी, अर्थात रानी की चिता को आग लगा दी गई। रानी की आयु 25 साल थी और तेज की उन्होंने जिस वीरता को दिखाया उससे लगता है कि वो मनुष्य नहीं, कोई अवतार ही थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हम स्वतंत्र कराने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा रही थी और हमें स्वतंत्रता प्राप्त की सीख देकर चली गई। हमने यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी है कि वो रानी पुरुषों के भांति लड़ती थी। लास्ट की लाइन देखो, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। ओ गॉड, इसको पढ़ के ना मुझे लिटरली बता रही हूँ मैं, गूज बम्स आ रहे हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब भी हम किसी पास्ट की स्टोरीज़ को पढ़ा, भी मैंने आल्हा उदल भी पढ़ा रखा है और मैंने आल्हा उदल की स्टोरी भी पढ़ी, तो मुझे जितने भी हमारे मेन योद्धा हैं
वो बहुत कम एज के हैं, बहुत ही छोटी छोटी उम्र में आपको देखेंगे कि बहुत साहस पराक्रम से लड़ रहे हैं इस तरीके की। एक्चुअल में ये सर कविता बहुत अच्छी है, आप खुद इसको आप गूगल पे लेकर जाके पढ़ सकते हो। मैं अगर पूरा एक एक लाइन बताने लगूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बस बता रही कि ये पैरा, ठीक है। ओके, अंत में यह कवित्री कहती हैं कि हे रानी, आप स्वर्ग जाइए, उपकार को याद करने वाले यहाँ सभी भारतवासी हम आपके उपकार को, आपके बलिदान को याद करेंगे। आपका यह बलिदान कभी खाली नहीं जाएगा, बल्कि आपका यह बलिदान हमें आज़ादी के प्रति सचेत करेगा कि अगली बार से कोई हम पे अटैक करे तो हम पीछे नहीं हटे। इतिहास चाहे कुछ भी कहे न कहे तथा सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेजी द्वारा विजय प्राप्त कर ली जाए या ये झांसी को गोली से नष्ट कर दी जाए, परंतु भारतवासी ये बलिदान आपका नहीं भूल सकते। रानी, अपना स्मारक आप स्वयं होंगी, अर्थात भारतवासी आपकी याद में स्मारक बनवाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है। कवित्री कहती हैं कि यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध के मैदान में पुरुषों की तरह वीरतापूर्ण लड़ी थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी अच्छी कविता है, और देखा आपने, आपको शुरू से अंत तक पूरी स्टोरी पता चल गई। अगर डेप्थ में पढ़ना है तो आप बुक्स ले सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें लिखी रखी है, बायोग्राफी होती है इन लोगों की। तो आपको समझ में आया होगा आई होप। एंड मैंने जो भी फालतू के लेक्चर आपको दिए, अगर आपको लगा होगा कि वो फालतू है एंड मैं आपका टाइम वेस्ट किया, आई एम रियली सॉरी गाइज, because it's my habit, like I used to talk about my own opinions and I want people to think and question, that's why I used to do that, but I am not that kind of person जो कि आपका टाइम वेस्ट करे। आई नो कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और वीडियो का चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे ये वीडियो पढ़ना है, तो आप ये चैप्टर पढ़ना है, आप बता सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू एंड जय हिंद।